हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टेट बोर्ड जैक बोर्ड में जो टर्म 2 का क्लास 11th का जो मॉडल सेट जारी किया गया है उनके सॉल्यूशंस को बारीकी से देखेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। आई होप जैसे टर्म 1 में सारे क्वेश्चंस मॉडल सेट से थे, टर्म 2 में भी सारे क्वेश्चंस मॉडल सेट से ही होंगे। अब हम यह देखेंगे कि टर्म 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, पहले वो देखेंगे। कितना वेटेज का कैसे कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद हम लोग मॉडल सेट के सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि हमारे पास जो एग्ज़ाम आ रहा है इस बार, इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4 है ये आपका, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों का आ रहा है थर्मोडायनामिक्स। क्या आ रहा है जी? थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद आप लोगों का आ रहा है इक्विलिब्रियम। इसमें दोनों इक्विलिब्रियम है, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आपके एग्जाम में आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आ रहा है जी? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद क्या आ रहा है जी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आ रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपके एग्जाम में है। इसके अलावा एक और चैप्टर है ऑर्गेनिक का, एंड दैट इज हाइड्रोकार्बन। क्या आपके पास? हाइड्रोकार्बन्स। ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसको दिमाग में रखना है। इसके पहले जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था उसमें भी 6 चैप्टर पूछे गए थे। उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूछा गया था और जीओसी पूछा गया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा गया था आपको। उसके अलावा बाकी जो स्टार्टिंग जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आपको पूछा गया था। इसमें ये चैप्टर्स पूछे जाएंगे। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो टोटल 90 मिनट्स के एग्जाम होंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको? 90 मिनट्स आपको पूरा टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का समय होगा आपके पास। और 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने हैं। 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 5 बनाना है। दिया होगा 7 में से कोई 5 ही अटेम्प्ट करना है। इसी प्रकार 3 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको भी कोई 5 ही क्वेश्चन बनाना है। यह भी 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 7, लेकिन 7 में कितना बनाना है? 5। यहाँ पर भी 1 नंबर वाला कितना रहेगा? 7, लेकिन बनाना कितना है? सिर्फ 5। तो इस प्रकार आपके पास 5 मार्क्स इधर से आ गए और 15 मार्क्स इधर से आ गए। इसके अलावा आपके पास बचे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके पास होंगे वो होंगे 5, और उसमें से कोई 3 करने होंगे आपको। ठीक है, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा? 15 मार्क्स। ये कितना में से करना है? ये 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से कोई 3 करना, मतलब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सब में रहेगा। इस सेक्शन में भी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, इसमें भी 2 एक्स्ट्रा, 5 5 10 और 3 13। मुझे लगता है शायद इसमें एक और क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें आपको विकल्प ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 15 15 30 और 5 35 नंबर के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन और 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। 3 मॉडल सेट जारी किया गया है, इन्हीं तीनों मॉडल सेट से क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये जानना भी ज़रूरी था कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और मार्क्स का वेटेज कैसे होगा। अब हम लोग मॉडल सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका जो ये लेक्चर्स चल रहे हैं ये सीरीज़ में आएंगे। ठीक है, आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ सिर्फ सेक्शन ए, मतलब तीनों सेट के, मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3, तीनों मॉडल्स के सेक्शन ए यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे सेक्शन बी डिस्कस करेंगे तीनों के, और फिर नेक्स्ट डे तीनों मॉडल सेट के सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा? आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी, आप ये कोरिलेट कर पाएंगे। एक मैं बना के दिखाऊंगा, एक आप खुद से बनाएंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। कान खोल कर, दिमाग खोल कर बैठेंगे। ऐसा सुनना है कि एक बार सुनकर दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में सीधा जा करके वॉमिट करें उसको आप। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाइएगा। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, चलते हैं आगे। ठीक है जी।
चलिए हम आते हैं मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 1 के क्वेश्चंस हैं आपके पास सेट 3, सेट 2 एंड सेट 1। देखिए मॉडल सेट 1 में क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे रटते हैं, रटिए नहीं। मान लीजिए कि जो आप पढ़ कर गए उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे। चीज़ों को रटना नहीं है, बहुत ही आसान होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। देखिए सर कैसे बना रहे हैं, वैसा ही आपको क्लास में बनाना है और 2-4 एग्जाम्पल खुद से बनाकर देखना है। ठीक है, आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और उसका आपको बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसका बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक सेट में है और दूसरे सेट में वाटर का है। तो दोनों के क्वेश्चंस हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन है लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है ऑफ CO मॉलिक्यूल। यहाँ पर CO का मतलब कोबाल्ट नहीं है, CO का मतलब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO का मतलब कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमें इसके बारे में बात करना है, देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कैलकुलेशन। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए आपको अपनी मर्जी से, सबसे पहले अपनी मर्जी से आपको क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगाना है अपनी मर्जी से। इसके लिए बिल्कुल देश आजाद है। जिस भी एटम्स, जिस भी मॉलिक्यूल का आपको बनाना है स्ट्रक्चर लेविस डॉट, जो जो एटम्स उसमें है सभी चीज़ों को एक साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले देखना चाहिए इसमें कौन सेंट्रल एटम है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में जिस एटम की संख्या सबसे कम होगी वही एटम सेंट्रल एटम माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास H2O मॉलिक्यूल का सपोज स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको देखना है कि इस H2O मॉलिक्यूल में किस एटम की संख्या सबसे कम है। आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सबसे कम मात्रा में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन विल बी सेंट्रल एटम and the remaining hydrogen atoms will act as corner atoms। यानी जिसकी संख्या सबसे कम होगी वो बीच में रहेगा और बाकी की एटम्स किनारे किनारे उससे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार लेते हैं NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो हाइड्रोजन के एटम्स नाइट्रोजन से किनारे किनारे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अच्छा सर मान लीजिए कि HNO3 है, सपोज दैट HNO3 है। सर यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 1 है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है हाइड्रोजन का, और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है और वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। तो आप किसी भी घर को बनाते हैं तो उसका इमारत क्या रखते हैं, छोटा कि बड़ा। उस घर का जो नींव होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है वो तो चौड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि उसी पे पूरी इमारत टिकी हुई होती है। उसी प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का जो फाउंडेशन होता है उसका सेंट्रल एटम होता है, इसीलिए सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है, परंतु हाइड्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम की तरह कार्य नहीं करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। आप दोनों को अपनी मर्जी से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, अपनी मर्जी से सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है सभी एटम्स को, जो जो एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब उसके बाद क्या करना है, तो कैलकुलेशन में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यानी 2,4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी 2, कितना 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 6 है।
इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बन का 4, ऑक्सीजन का कितना है 8 होता है, लेकिन 2,6 है तो 6 हो गया। अब देखिए ध्यान समझेंगे, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अंदर के ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको कोई लेना देना नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन से। इसीलिए हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, ना कि एटॉमिक नंबर को। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं ना क्यों हम लिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि सिर्फ यही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि सारे इलेक्ट्रॉन जितना उस एटम के अंदर मौजूद है। सभी से हमको लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। इसके बाद आपको देखना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्या देखना है जी? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे BPE। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड आपने बनाया है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है 1। इसीलिए आपको बोला गया था कि सबसे पहले अपनी मर्जी से आपको सभी कॉर्नर एटम और सेंट्रल एटम को अपनी मर्जी से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। क्योंकि जब तक आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स का वैल्यू कहां से पुट कीजिएगा। इसीलिए आपको अपनी मर्जी से क्या करना है, अपनी मर्जी से सेंट्रल एटम से सारे कॉर्नर एटम्स को सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहले अपनी मर्जी से जोड़ देना है। और उसके बाद देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने। यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड की जगह पर हमने 1 लिख दिया। तो 2 × 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर खपत हो गए, कंज्यूम कर लिए गए बॉन्ड को बनाने में। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है बॉन्ड बनाने के लिए, जिसमें से 2 कितने हो गए, खर्च हो गए। बचे कितने, 10 - 2 यानी 8। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन। देखो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे बच्चों, किसे डिनोट करेंगे? क्यू से। क्यू मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे क्यू। टोटल इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं क्यू से। तो क्यू का वैल्यू है 10। और टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर में कितने खर्च हो गए, 2। बचे कितने, 8। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे, इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, LPE। जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आया है, इसकी मदद से सभी दोनों एटम्स के ऑक्टेट को पूरा करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, मैं लिख नहीं रहा हूं, कितना हर बात को लिखूंगा। ये रेगुलर क्लास नहीं है आपका, ये बस क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। तो जैसे क्लास में हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं वैसे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की सीमा होती है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है, इस 8 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको इन दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगला स्टेप, पहला स्टेप में कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन करने के लिए अपनी मर्जी से आपको डायग्राम बना लेना था। पहले डायग्राम बनाना था और उसके बाद कैलकुलेशन करना था। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा इसके बाद? दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना है आपको कि ये जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के रूप में दे करके दोनों का ऑक्टेट पूरा करना है। देखो कार्बन ऑक्सीजन, पहले से सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन को दे दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 ही क्यों दिए? क्योंकि इसके पास 2 और पहले से अवेलेबल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी माना जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी माना जाएगा। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास पहले से 2 मौजूद हैं, 8 होने के लिए इसके पास और 6 की कमी है। तो इस 8 में से हमने 6 इसको दे दिया, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब 3 लोन पेयर बना। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेष है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। लेकिन हमने क्या देखा
कि भाई 8 में से 2 इसको दिए, 2 इसको दिए 4, 2 6, यहाँ 6 इसको दे दिए और 2 इसको दिए। अब हम क्या देख रहे हैं, ऐसा करने के बाद हम यह देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, इसके पास तो 4 ही रह गया, जबकि इसके पास 8 हो गया। तो अब ऐसा करना है कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, खत्म हो चुका है, और सारा इलेक्ट्रॉन जो था हमने दे दिया। देने से क्या हुआ, इसका तो ऑक्टेट पूरा कर लिए, लेकिन इसका नहीं हो पाया। तो अगला स्टेप में क्या करना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जो आपके पास लोन पेयर है उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना है। जैसे इसके पास 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहेगा, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी के बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती है। तो इसके पास जो 3 लोन पेयर हैं, ये इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। अब कार्बन के पास एक बॉन्ड तो पहले से था भाई साहब, एक बॉन्ड तो पहले से था ना प्यारे। अब उसके बाद क्या होगा, इसके पास जो एक लोन पेयर है, देखो ध्यान से, ऊपर वाला जो लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा। उसी प्रकार नीचे वाले लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक कार्बन को दे देगा। अभी कार्बन के पास अपने पास एक पेयर अपने पहले से था, ये कार्बन के पास पहले से जो 2 इलेक्ट्रॉन था, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के पास है। इसके पास जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म होगा। ये वाला लोन पेयर जो बच गया एक और ऑक्सीजन के पास जो साइड में है, ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके पास एज इट इज रह जाएगा। और ये वाला जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, कार्बन के पास, देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बॉन्ड बना दो, इसको बॉन्ड बना दो। अब कार्बन के पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इसका इधर वाला और 3 ऑक्सीजन की तरफ वाला, 3 और 3 6 और कार्बन का 2 8। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2, एक लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया, कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। और इस प्रकार दोनों में किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अच्छा सर, ऑक्सीजन को क्या फायदा हुआ, अरे इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसका 8 का 8 इलेक्ट्रॉन भी रह गया और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी कन्वर्ट हो गया, गजब मस्त मजा आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि लोन, अगर कभी आपके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ताकि ऑक्टेट पूरा करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इस प्रकार से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म करके दे करके आप दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यह स्ट्रक्चर आपके पास बन करके तैयार हो गया और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाना है और एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं अभी करके दिखाऊंगा। कभी भी आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो जिस एटम का लेविस, जिस मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले उसमें चुनना है कौन इसमें सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल एटम के लिए कैसे पहचानेंगे, तो देखना है कि उस मॉलिक्यूल में किस एटम की संख्या सबसे कम है। जिस एटम की संख्या सबसे कम होगी वही एटम सेंट्रल एटम की तरह व्यवहार किया जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सारे सेंट्रल एटम से कॉर्नर एटम्स को अपनी मर्जी से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसकी मदद से आप क्या निकाल पाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले आपको पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए अब कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन में क्या देखना है, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जो एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो आप। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, 6 मतलब 2,4 तो 4 लेना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 2,6 लेना है, यानी आउटर मोस्ट में 6 है तो खाली बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को लेना है। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो 6 और 4 10 हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खप गए, यूटिलाइज हो गए, बचे कितने 8। अब इसी 8 इलेक्ट्रॉन की मदद से दोनों का ऑक्टेट पूरा करना है। तो जब हम ऑक्टेट पूरा करने के लिए बैठे तो देख रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन साला कार्बन का नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और दोनों का ऑक्टेट पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके पास लोन पेयर है उसको हम बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म देंगे।
ठीक है जी। एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं वाटर का, क्योंकि आपके दूसरे मॉडल सेट में वाटर का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सर 1 नंबर में आएगा तो इतना लंबा बनाएंगे ना, आप सिर्फ इतना बनाइए ना। अगर आपके पास समय है तो बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। लेकिन अगर आप ऐसा भी बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ऐसे कितना चीज़ों को याद रखेंगे, पूरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कितना याद रखेंगे। याद रखने वाला सिस्टम को हटाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बना के दिखाइए, ठीक है जी। तो इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं वाटर का करके दिखाऊंगा एक और क्वेश्चन। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, हम लोग आगे फर्दर चल रहे हैं, ठीक है। और वाटर का मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, देखिए क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। ओके नाउ, अब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है और आपको वाटर मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले सर ने क्या कहा कि जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है जिसका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आप यह देखिए कि उस मॉलिक्यूल में किस एटम की संख्या सबसे निम्न है, सबसे कम है। तो आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी ऑक्सीजन विल बी हियर ऑक्सीजन विल बी एक्ट एज सेंट्रल एटम while remaining 2 हाइड्रोजन एटम will act as corner atoms। तो अपनी मर्जी से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और दोनों कॉर्नर एटम्स को अपनी मर्जी से, इसके लिए भाई देश आजाद है, अपनी मर्जी से आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। कर दिया कनेक्ट, वेरी गुड। अब क्या करना है, कैलकुलेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, अपनी मर्जी से कोई भी रफ एंड टफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड कहीं भी जोड़ सकते हैं। सर हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, अबे जोड़ो ना, कोई मना किया है, कैसे भी जोड़ो, बस सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, मेरे कहने का यह मतलब है भाई। चलो अब कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सर ने क्या सिखाया आपको भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं क्यू। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, फिर हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 6। अरे नहीं समझा यार भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी 2,6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो खाली 6 लोगे ना, पूरा क्यों लोगे, तो 6, 7, 8। इस प्रकार टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ई का पावर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन खपत हो गए भाई साहब, 8 में कितने खपत हो गए, 4 खपत हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बताइए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन खपत हो गए। बचे कितने, उसको बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 4। 8 था, 8 में 4 खपत हो गया, खर्च हो गया सिंगल बॉन्ड बनाने में ही। तो बचे कितने, 4। तो 8 माइनस 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके बच गए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, इसी 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको पहले कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा करना है और उसके बाद सेंट्रल एटम का करना है। भाई बताओ, तुम ही बताओ, पहले बच्चों का पेट माँ भरती है कि पहले माँ खुदे खा लेती है, पहले बच्चों का, तो बीच में तो माँ है, किनारे किनारे उसके बच्चे हैं, पहले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है। जब बच्चों का जरूरत पूरा हो जाए तब माँ के बारे में सोचना है। ध्यान रहे, हाइड्रोजन यहाँ पर है और हाइड्रोजन एटम ड्यूप्लेट को फॉलो करता है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन एटम अपने बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 मत रखने लगना। तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। अगर कॉर्नर एटम के जगह पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट नहीं बेटा, ऑक्टेट देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सॉरी ऑक्टेट नहीं, ड्यूप्लेट देखा जाता है ना। चलिए तो अब देखेंगे हम, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से जरूरत पूरा करना है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 तो है कि नहीं है, इसके पास 2, इसके पास भी 2, तो हाइड्रोजन को देने की जरूरत नहीं है। अब 4 में से किसको देना है, किसी को ऑक्सीजन का जरूरत तो पूरा नहीं हुआ भाई, ऑक्सीजन को चाहिए 8 और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 और 2 4। तो अब क्या हो जाएगा, 2 6 और 2 8, 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, जब बच्चों का जरूरत पेट भरा हुआ है अब माँ को दे देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम माँ को दे देंगे। अब देखेंगे क्या, माँ का पेट भरा तो 2 2 4 2 6 और 2 8, माँ का ही पेट भर गया। क्या बच्चों का भरा,
2 और 2, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए, 2 मिल गया। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अगर कहीं पर किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा तो घबराना नहीं है, ऐसा लोन पेयर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑक्सीजन आपको लोन पेयर ऑक्सीजन पर ही दिखाई देना है। इसी को आप ऐसा भी बना सकते थे, ऐसा ऐसा, एक लोन पेयर ऐसा, एक लोन पेयर ऐसा। इनके बीच का जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री के आसपास होता है, 104.5 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है। वाटर के मॉलिक्यूल का शेप भी पूछता है कभी कभी, याद रखिएगा ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, 2 लोन पेयर है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर नहीं है, इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, दिस इज कॉल्ड बेंट शेप। कैसे बोलेंगे इसको? बेंट शेप। हल्का सा इसमें लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होगा, तो यहाँ रिपल्सन का ऑर्डर सभी तरफ बराबर नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल का शेप होगा बेंट। याद रखिएगा वाटर मॉलिक्यूल का शेप बेंट शेप होता है, ना कि टेट्राहेड्रल। हाँ, अगर चारों जो बॉन्ड दिख रहे हैं, चारों अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होता तो सब में बराबर रिपल्सन होता, और बराबर रिपल्सन होता तो साइड शेप एंड साइड सिमेट्रिकल होता। लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होता है। ये बात आपने केमिकल बॉन्डिंग में विस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी के अंतर्गत आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सबसे अधिक रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होता है? बॉन्ड पेयर में होता है। LP मतलब लोन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन का वैसा पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के वैसे जोड़े को, वैसे पेयर को बॉन्ड पेयर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वैसा पेयर जो लोन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बालक को नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या क्लास में डाउट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लाकर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार मैं समझता हूँ आप लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम लिमिटेड क्वेश्चंस, इसमें क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरी में लिमिटेड कॉन्सेप्ट बताना पड़ रहा है, आगे बड़े क्वेश्चंस नहीं करवाना पड़ रहा है मुझे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर खत्म हुआ आपका खेला हुआ, खत्म इसका लेविस डॉट का। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है? इसके बाद द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसके होने के दौरान हीट एग्जिट करे। देखो समझो पहले ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, देखो एक्सो मतलब होता है बेटा एग्जिट, और थर्मिक मतलब होता है हीट एनर्जी। क्या होता है? हीट एनर्जी। यानी वैसा रिएक्शन, RKN लिखा हुआ है, मतलब समझिएगा सर ने रिएक्शन लिखा है, वैसा रिएक्शन जिसके होने के दौरान उससे एनर्जी बाहर निकले, हीट बाहर निकले, वैसे प्रोसेस को, वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। या फिर आपको मैं क्लास में भी डिस्कस कर किया हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के संपर्क में आता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ ये हीट रिलीज करता है, उष्मा बाहर निकलता है। निकलता है, ये निकलता है जी। जब आप चूना पत्थर को, ये इसको कहते हैं क्विक लाइन, इसको कहते हैं स्लेक्ट लाइन, ये जिंदा चूना है, ये मृत चूना है, पानी में डालने के बाद मृत चूना को कहते हैं अंग्रेजी में स्लेक्ट लाइन, और इसको बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है जी, तो ये चूना पत्थर को जब पानी में डालिएगा ना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो उसके साथ साथ ना इमिनेंट अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है, हीट बाहर निकलता है, और वैसा प्रोसेस जिसके होने के दौरान हीट बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब कहता है चेंज इन इंथैल्पी। देखो बच्चों, कहीं भी अगर इंथैल्पी लिखा हुआ हो ना, तो इंथैल्पी बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए हीट एनर्जी। इंथैल्पी बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों? हीट एनर्जी। अब कहता है कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसका इंथैल्पी चेंज कैसा होगा? मेरे भाई, चेंज मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा क्या पढ़ते हैं इसको? डेल्टा, DELTA, डेल्टा H, इसको हम बोलेंगे चेंज इन इंथैल्पी। और चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकालते हैं बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। F मतलब फाइनल, H मतलब हीट इंथैल्पी, I मतलब इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ,
फाइनली पहले स्टार्टिंग में इसके पास जितना ऊर्जा था, जब ये प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को फाइनल बोलेंगे, रिएक्टेंट को इनिशियल बोलेंगे। तो जितना इसके पास ऊर्जा था, गर्मी था, एनर्जी था, बाद में तो एनर्जी लॉस कर दिया। तो चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली क्या हुआ? एनर्जी लॉस करने से एनर्जी कम हो गया ना, तो कम में से आप ज्यादा घटा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा भाई? नेगेटिव ही तो निकल कर आएगा। अरे यार तुम कम में ज्यादा घटा रहे हो, कम कैसे हो गया? क्योंकि पहले मान लो उसके पास था 50, इसने 30 खर्चा कर दिया, निकाल दिया, बचा कितना? 20। माने इसके पास पहले था 50 किलो जूल, बाद में इसके पास हो गया 30 किलो जूल। चेंज निकालो, 30 माइनस 50 कितना होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? माइनस 20। इसका मतलब वैल्यू क्या आया? नेगेटिव। याद रखना है कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा मतलब वो हीट निकाल रहा है, उसका हीट एनर्जी घट रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव है। हाँ, अगर यहीं पर एक्सोथर्मिक की जगह पर अगर आपको पूछता एंडोथर्मिक, क्या पूछता अगर आपसे? एंडोथर्मिक, यानी वैसा प्रोसेस जिसको होने के लिए आपको बाहर से हीट देना पड़ता है, हीट एंटर करवाना पड़ता है। ई एन मतलब एंटर, ई एक्स मतलब एग्जिट। अगर हीट देते तो मान लो पहले था 50, बाद में हो जाता 80, बढ़ जाता ना, तो 80 माइनस 50 वैल्यू पॉजिटिव आता। तो अगर एंडोथर्मिक है तो चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल एक लाइन में जहां फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस भी लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव सर ने शॉर्ट में लिखा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास है। एक बार और कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जैसे रिलेट होता जाएगा क्वेश्चन मैं डिस्कस करता ही चला जाऊंगा। उसके बाद कहता है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट का सवाल है। देखिए ग्रुप 13 की बात करेंगे। चीजों को रटिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ रटिए मत, रटने से बचिए, चीजों को समझिए, रटिए मत। रटेंगे तो भूल जाएंगे, और एग्जाम में अगर भूल गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए रटिए मत, चीजों को समझ के जाइए। ग्रुप 13 एलिमेंट, देखो कभी भी अगर किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ग्रुप 13 एलिमेंट है तो मतलब उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ग्रुप 14 है तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 15 है तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 16 के पास 6, 17 के पास 7 और 18 के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, यही सब एलिमेंट है। बोरॉन है, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2, 2, 4, 5। अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो करते हैं, 1s2, 2s2, 2p1। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो लास्ट में देखो जरा क्या हो रहा है, ns2 np1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ns2 np1। n मतलब नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल क्या है? 3 है। यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ n का मतलब है वैलेंस सेल। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। तो यहाँ बाहरी कक्षा में 2s2 है, 2p1 है। यहाँ पर 3s2, 3p1 है। उसके नीचे वाले में क्या होगा? 4s2, 4p1। उसके नीचे वाले में क्या होगा? 5s2, 5p1। इसका मतलब क्या हो गया? ns2 np1 इसका जनरल फॉर्मूला है। रटिए मत, ऐसे जब भी कभी पूछा जाएगा तो दिमाग लगाइएगा और ऐसे कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 mHCl। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 mHCl। pH निकालना है। देखो कभी भी अगर आपको pH निकालना हो, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम लोग किसी भी पदार्थ के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर या न्यूट्रल कैरेक्टर होने का टेस्टिंग करते हैं। तो pH निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ log H प्लस। H प्लस मतलब एसिड का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। और इस क्वेश्चन में आपको दिया है 0.1 mHCl। जो H प्लस का वैल्यू दिया है वो क्या दिया है? 0.1 mHCl दिया है, यानी कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया है।
इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कभी भी अगर आपको कंसंट्रेशन दिया हो और पीएच निकालना हो तो हमेशा याद रखना pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस, या फिर कहीं की किताबों में H3O प्लस भी लिखा रहता है, बोथ आर सेम थिंग, चाहे H प्लस हो चाहे H3O प्लस हो, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए H प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, इसके जगह पर क्या लिख देंगे 0.1। बच्चों जरा बताना क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लॉग 1/10। अरे यार नहीं समझा यार, क्या 0.1 को 1/10 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो डेसिमल हटाओ ना भाई, डेसिमल हटाओगे 10 पड़ेगा। चलो देखो अब यहाँ पे माइनस, माइनस को बाहर रहने दो, क्या इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log 10। अरे यार नहीं समझा भाई, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। log की प्रॉपर्टी होती है प्यारे, log a बाई बी इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b, ये log की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर क्या 1/10 को लिख सकते हैं, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 10 है, तो लिख सकते हैं log 1 माइनस log 10। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। जरा बताना, माइनस को माइनस रखने दो, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो गया आंसर। इसका मतलब pH का मान कितना आया 1। अब pH का मान अगर 1 आया तो बताइए कि ये एसिड है कि बेस है, मतलब बहुत भयानक एसिड है। 7 से कम रहेगा तो एसिड होता है, pH का मान 7 से ज्यादा होगा तो बेस होता है, और अगर pH का मान 7 हो जाए तो वो न्यूट्रल होता है। यहाँ pH का मान निकालने बोला था 0.1, m का मतलब क्या है मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या है कंसंट्रेशन है। तो कभी भी अगर आपको 0 कंसंट्रेशन ऐसा दिया हो तो ऐसे बनाएंगे। अब ये आप लोग का होमवर्क है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.1 के जगह पर 0.01 MHCl रहता तो इसका आंसर क्या आता, सो हमको बताइएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा कि अगर H प्लस 0.1 था, अगर H प्लस 0.1 था तो आंसर 1 आया, लेकिन अगर 0.01 कंसंट्रेशन हो जाता तो क्या आता इसका pH का मान, आंसर आना चाहिए। बताइएगा, जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। बस जैसे मैंने किया वैसे कीजिएगा, यहाँ पर 0.1 की जगह पर 0.01 रख दीजिएगा। अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज और जरूरत पड़ सकता है, देखो log a टू दी पावर x को आप लिख सकते हैं x log a, log की प्रॉपर्टी होती है log a टू दी पावर x अगर है उसको आप लिख सकते हैं x log a। मतलब एक बात समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपके पास कहीं पर log 100 है तो आप इसको लिखना log 10 का स्क्वायर लिखना, और 10 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 log 10। नहीं हंस रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास log 100 है तो log 100 को आप log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। अरे 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो गया log a टू दी पावर x, x की जगह पर क्या है 2, तो 2 कोएफिशिएंट में चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा कोएफिशिएंट में चला जाएगा, तो 2 log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बनाना जो भी है आंसर आएगा, है ना। चलो ठीक है, बस ये याद रखना 100 को 10 का पावर 2, 1000 को 10 का पावर 3 लिखना। अगर उसी प्रकार 0.001 हो जाएगा तो आंसर 3 हो जाएगा, 0.01 है तो आंसर 2 हो जाएगा, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, वैसे देखो ऑक्सीडेशन का तो 6 मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का 6 मतलब होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा और क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या चीज होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन की तरह ही कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन की तरह ही कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, माने इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे कि ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, 17 के जितने भी एलिमेंट हैं, 15 के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब एलिमेंट काफी हद तक ग्रुप
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहे जाते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में ग्रुप 16 है, मतलब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था 8, 2 की कमी है, मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ग्रुप 17 एलिमेंट में क्या है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था 8, यानी 1 की कमी है, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी प्रकार 15 की बात करेंगे, उसी प्रकार होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन की तरह कोई दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समय बचाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जब वो देने के लिए बेचैन रहता है। जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो एलिमेंट होते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनके बाहरी कक्षा में जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो देने के लिए बेचैन है। ज्यादा है तो देंगे, उनके पास कम है तो वो लेंगे। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिविटी है, कमी है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है, पॉजिटिव है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस प्रकार से इतने सारे 5-6 मतलब होते हैं ऑक्सीडेशन के। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन की तरह किसी दूसरा एलिमेंट का जुड़ना। अगर मेरे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं। मेरे से हाइड्रोजन हट रहा है तो मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का नहीं। ठीक है, तो आपको पूछा है कि ऑक्सीडेशन बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से। तो क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर है मान लीजिए, तो कॉपर ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, लूज किया, तो 2 प्लस चार्ज दिखाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन देते हुए दिखाएंगे। यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका, इस कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अभी इसका एलिमेंट्री, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2+। तो 0 से 2+ हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अरे भाई एलिमेंट्री स्टेट में है, अभी किसी को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया है, इसी को तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। कि मॉलिक्यूल बनने के दौरान उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया अपने साथी वाले पड़ोसी एलिमेंट के साथ। कभी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। किसी भी मोनो एटॉमिक आयन का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 2+ हो गया, क्योंकि इसका चार्ज 2+ है। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसीलिए कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया, तो हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको बोला है, तो आप ये 2 पॉइंट लिख देंगे, दोनों पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद तो एकदम सारा सा क्वेश्चन दिया है आपको, आईपीसी दिया है, नोमेनक्लेचर दिया है, इसको मिटाना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आना चाहते हैं। देखो, जब ऑक्सीडेशन की बात की है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ है मॉडल सेट में, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, सिलसिलेवार ढंग से तो डिस्कस करते चलते हैं। अगला आपके पास क्या है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, CH3, CH2, CH, CH डबल बॉन्ड, CH2 और CH3, ये सवाल है और हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको भाई, लॉन्गेस्ट चेन का निर्माण करना है और इस प्रकार से काउंटिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच पहले आए जल्दी आए। देखिए, इधर से काउंटिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ 1 नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पर 1 नंबर वाले कार्बन पर कुछ भी नहीं लगा है, और यहाँ पर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3 नंबर पर ब्रांच है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3 नंबर पर ब्रांच है। यानी इधर से काउंटिंग कर ले, इधर से काउंटिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ब्रांच के हिसाब से। लेकिन यहाँ 1 नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, इसीलिए हम इसको पेरेंट चेन बनाएंगे। और पेरेंट चेन बनाने के बाद इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट किया जाता है, ब्रांच के कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, या इसको बोलेंगे ब्रांच। एक कार्बन का ब्रांच है, इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे जी, मिथाइल, METHYL, मिथाइल। जब नाम लिखते हैं तो लिखते हैं BPF, यानी पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे,
एंड सबसे लास्ट में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। यहाँ पर देखिए 2-3 नंबर पर मिथाइल है तो लिखेंगे 3, उसके बाद कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइपन लगा के सेपरेट करेंगे, ऐसे डैश लगा करके ये डिजिट है और ये अल्फाबेट है, तो दोनों के बीच में एक डैश लगेगा छोटा सा हाइपन, और उसके बाद दोनों को सेपरेट करेंगे, बीच में कहीं पर स्पेस नहीं होगा, नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, 3 मिथाइल। उसके बाद और कोई ब्रांच कहीं दिख रहा है नहीं, अब किसकी बारी है, ब्रांच का नाम हो गया, उसके बाद किसकी बारी है, पेरेंट चेन की बारी है। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो 5 को बोलेंगे पेंट। ध्यान रहे यहाँ सब सिंगल बॉन्ड नहीं है कि आप पेंटेन लिख दीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा पेंट 1 इन, या आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे 3 मिथाइल पेंटीन। एल्केन नहीं है ना, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं और इसलिए ENE लगाएंगे। अगर एक नंबर पर डबल बॉन्ड हो तो उसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नोटेशन एक नंबर पर अगर कुछ ब्रांच लगा हो, एक नंबर पर अगर डबल बॉन्ड हो या कुछ भी हो तो उसको नहीं दर्शाया जाता है। तो सिंपली लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 नंबर पर मिथाइल ब्रांच था इसलिए 3 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन था इसलिए पेंट, और डबल बॉन्ड आ गया मतलब एल्कीन हो गया इसलिए एल्कीन का लास्ट में लिखे हैं ENE। एक नंबर पर डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड सर एक नंबर पर भी है 2 नंबर पर भी है, लेकिन आपको लिखना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, यानी जिधर से आप चलना स्टार्ट किए उधर से पहली बार डबल बॉन्ड किस कार्बन से भेंट हुआ, पहला कार्बन से या दूसरा कार्बन से, तो इधर से चलना स्टार्ट किए पहला कार्बन से भेंट हुआ इसलिए पहले लिखे, यानी जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखना है, ठीक है, डबल बॉन्ड में। नहीं समझ पाए, चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और आखिरी सवाल है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन, सिस आइसोमर ऑफ ब्यूट 2 इन। सिस आइसोमर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, सिस आइसोमर ड्रॉ करना है। देखेंगे सिस और ट्रांस क्या होता है समझिएगा, पहले आपको पता है आइसोमर क्या होता है, आपको ड्रॉ करना है सिस आइसोमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन का सिस आइसोमर ड्रॉ करना है। आइसोमर का मतलब होता है वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर की वजह से हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस की वजह से हो, चाहे वो चेन या पोजीशन की वजह से हो, लेकिन किसी भी वजह से अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कंपाउंड्स के सेम है लेकिन उनके प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो वैसे कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के लिए आइसोमर्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे बच्चों, आइसोमर्स कहे जाएंगे। यहाँ कितना है ब्यूट 2 इन, सबसे पहले क्या करेंगे C डबल बॉन्ड C लिख लेंगे, और अगर कभी सिस बनाना है तो क्या करेंगे इस प्रकार, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, कार्बन भी 4 है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता भी है। सबसे पहले क्या करोगे, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे और CH3, उसके बाद यहाँ बच गया H और यहाँ हो गया H। मतलब अगर एक जैसे ग्रुप, अरे यार तुम ब्यूटीन कैसे लिखोगे भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऐसे ही तो तुम ब्यूटीन लिखोगे, अरे तुम एकदम जाहिल हो, चलो ऐसे समझ लो तुम, यहाँ ब्यूट में कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4, पहले 4 कार्बन लिख लो, ब्यूट में 4 कार्बन होता है, पहले तुम 4 कार्बन लिख लो। और क्या कहता है 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 नंबर है 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, बाकी कुछ नहीं बोला है, मतलब बाकी जगह पर क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है 1, कितने की जरूरत है और 3 की आवश्यकता है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इधर से और 1 इधर से, 3 बॉन्ड बना रखे हैं और 1 बॉन्ड की आवश्यकता है तो 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, 2 इधर से और 1 इधर से, 3, 1 और की आवश्यकता है तो 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है 1 और कितने की आवश्यकता है 3 की आवश्यकता है, ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन। अब इसमें क्या करना है, तो जो डबल बॉन्ड है उसको हमने ऐसे लिख दिया, और अगर दोनों CH3 को एक तरफ कर दिए, एक जैसा को एक तरफ कर दिए, सिमिलर तरह की चीजों को एक तरफ कर दिए, देखो ना ये भी इधर ये भी इधर, दोनों एक तरफ हो गया, इसको बोलेंगे सिस, क्या बोलेंगे सिस ब्यूट 2 इन। अगर इसी का हमको बनाना होता, ट्रांस बनाना होता, तो ट्रांस कैसे बनाते, तो C डबल बॉन्ड C कर देते और एक CH3 यहाँ कर देते और एक CH3 यहाँ कर देते,
एक एच यहाँ कर देते, एक एच यहाँ कर देते। मतलब इस प्रकार करना है कि बीच से अगर काटा जाए, चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, तो काटने के बाद एक जैसा ग्रुप एक तरफ नहीं होना चाहिए। आप ऐसे काट लो, जरा देखो, चाहे आप ऐसे काट लो, अगर ऐसे काटोगे तो ऊपर का दोनों चीज एक जैसा है क्या? नहीं, अलग हो गया। नीचे का दोनों चीज एक जैसा है क्या? नहीं, अलग हो गया। अगर आप बीच से ऐसे काटोगे तो दोनों चीज जो है वो दोनों एक जैसा है क्या? नहीं। ये दोनों एक जैसा है क्या? नहीं। मतलब अगर सिमिलर ग्रुप एक तरफ हो जाए तो उसको बोलेंगे सिस, और सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांस। इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, या इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूट टूइन, और इसको बोलेंगे सिस ब्यूट टूइन। इसको याद रखने के लिए मैंने क्लास में बताया आप लोगों को कि भाइयों के मुकाबले बहनों में ज़्यादा प्रेम होता है, और बहन लोग हमेशा साथ साथ रहती है। भाई लोग झगड़ा करके और विवाद करके बंटवारा कर लेता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन बहन लोग जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग बहन लोग नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों एक जैसा है, बहन लोग है एक जैसा है, एक तरफ है, देखो मिला जुला है। और यहाँ पर क्या है? अलग अलग हो गया है। तो ये एक जैसा अगर रहेगा एक तरफ, समझिएगा बहन लोग है, मतलब सिस है। ऐसे सिस मतलब सिस्टर होता है, SIS होता है, पर याद रखने के लिए रख लेना मेरे भाई, सिस मतलब सिस्टर, सिस्टर में प्यार होता है, इसलिए दोनों सिस्टर एक तरफ रहेंगे। तो अगर एक जैसा ग्रुप एक तरफ हो गया तो उसको बोलेंगे सिस, और दो एक जैसा ग्रुप अलग अलग हो गया उसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है जी, इसको बोलेंगे सिस, इसको बोलेंगे ट्रांस। आई होप आप लोग को समझ पाया होगा। अब यहाँ से क्या सवाल आ सकता है वो देखिए। अगर पूछेगा कि दोनों में सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हमेशा याद रखिएगा सिस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान सुनना, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। शॉर्ट में लिखे हैं बीपी समझना सर ने, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। हमेशा सिस और ट्रांस में सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वह जीरो नहीं होता है। क्यों? तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन CH3, इसका इधर डायरेक्शन, इसका इधर डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का तो क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसका इधर और इसका इधर, दोनों का डाइपोल इसका इधर है और इसका इधर है, तो नेट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इसका ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर होने की वजह से सुनते जाओ, छोटी छोटी बातों को लिखते जाओ। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, यानी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जबकि ट्रांस में ऐसा नहीं होगा। ट्रांस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ताकत से नहीं जुड़े हुए होंगे, जिनको तोड़ना बहुत आसान होगा। ये कम ही तापमान पर टूट जाएंगे, लेकिन ये इतने आसानी से नहीं टूटेंगे। ठीक है, उतना समय मेरे पास अभी नहीं है बच्चों की मैं डेप्थ में जाकर के सारी बातों को बताऊं। ये एक रिवीजन क्लास टाइप है, तो मुझे इतना ही बात बताएंगे जो बात हमने क्लास में बताया, बस उसको क्विक रिवीजन रिकैप करवाया जा रहा है आपको। तो ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कम होता है ट्रांस का, सिस का ज्यादा। हाँ अच्छा सर, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो बेटा तब मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाएगी तो हमेशा याद रखना ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, शॉर्ट में MP लिखे हैं मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो पोलैरिटी पर निर्भर नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो सिमेट्री पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सिमेट्री पर निर्भर करता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी होता है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी होता है, या यूं कह लीजिए मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री होता है। यानी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल रहेगा, जितना बढ़िया चारों तरफ से बराबर रहेगा, उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब इसको बीच से काटो ना तो क्या होगा? इसका तरफ भार ज्यादा है, ऊपर वाला पटनी कटने के बाद वाला हिस्सा हल्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चाहे ऐसे काट लो हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, कैसे भी काटोगे आपको जो दोनों टुकड़े काटने के बाद मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे, यानी ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हो, क्या हो बच्चों? इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया है, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। तो
तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैटर करता है सिमेट्रिसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी। तो कहीं से भी काट लो, ये चारों तरफ से बराबर कटिंग है, वजन चारों तरफ बराबर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड इसका, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल एक तरफा झुक गया है, भारी उधर हो गया, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल उधर हो गया और छोटा छोटा मॉलिक्यूल एक तरफा हो गया, इसीलिए इसका सिमेट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जबकि ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग आज रोकेंगे, फर्दर अगली वीडियो आपकी कल आएगी। इसके बाद हम लोग टर्म 2 के सेक्शन ए और टर्म 3 के सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई बात नहीं समझ में आई और मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके अपनी बातों को बता सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।